नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के। हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है और इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इसके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लीजिए साथियों। आप चाहे रीट लेवल 1 में पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, इन नोट्सों को आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें साथियों, ताकि आपको अपनी जो रूपरेखा है पढ़ाई की वो अनवरत बनती रहे और आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि मुझे बाद में कितना पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इन नोट्सों में पूरा फुल कंटेंट जितना हमारे सिलेबस में है वो आपको पूरा दिया गया है। अब हम आते हैं हमारे इसी टॉपिक पर, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा कर लेते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं तो यही कहता हूं कि आप लोग इसको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएं। अब देखो, राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी साथियों, वो हुई थी हमारी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत में। जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में देसी रियासतों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था, तो उस समय की बात है, तो हमारे राजस्थान के जो रियासतें थी उनको मिलाना शुरू कर दिया था। और उस समय भारत में जो टोटल रियासत थी वो थी 552। कितनी थी? 552। लेकिन हमको केवल राजस्थान का ही पढ़ना है। जब एकीकरण हुआ था साथियों, राजस्थान में एकीकरण के समय पर कुल रियासत थी हमारी 19। कितनी थी? 19 थी। और ठिकाने कितने थे? 3 थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब हम एक एक की बात करेंगे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और एक था हमारा, ये आपको हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। तो कुल हमारी 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रियासती विभाग का गठन किया गया था। भाई, अब रियासतों को पूरा मिलाया जाएगा तो उसके लिए एक विभाग की जरूरत पड़ेगी। एक कमेटी बैठाई गई थी और उस विभाग का गठन किया गया था साथियों 5 जुलाई 1947 को। इम्पोर्टेंट तारीख है। और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और इस विभाग में सचिव कौन थे? बीपी मेनन थे। कौन थे? बीपी मेनन थे। और इस जो रियासती विभाग का गठन किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न क्लियर होते हैं। यानी रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को। इस विभाग के गठित अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस विभाग में सचिव थे हमारे बीपी मेनन और इसका मुख्यालय था नई दिल्ली। समझ में आ गया? और इस विभाग का उद्देश्य था कि हम राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, यानी राजस्थान की जो जितनी भी रियासतें उन सबको एकीकृत किया जाए। अब देखिएगा, रियासती विलय संबंधी कुछ समस्याएं आई थी, तो उस समस्या के समाधान के लिए एक नरेंद्र मंडल बनाया गया था। नरेंद्र मंडल बनाया गया था और इस नरेंद्र मंडल की बात करें तो इसमें बैठक हुई थी 25 जुलाई 1947 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन ने की थी। किसने की थी? माउंटबेटन ने। तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हो गए। नरेंद्र मंडल की पहली बैठक रियासती विलय को लेकर कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1947 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन ने की थी। इस रियासती बैठक के समय पर 2 प्रपत्र लाए थे। कौन कौन से प्रपत्र थे? एक तो था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन और दूसरा था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। इस स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के अंतर्गत वे रियासतें आती थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय 1 करोड़ के आसपास हो। वे रियासतें इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर सकती थी। किस पे? स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पर, इस विलय पत्र पर। अब आपको यहाँ से मैं 2 प्रश्न बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुके हैं, सीधे सीधे पूछे गए थे। भाई, विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के कौन से शासक थे? तो वो थे हमारे शार्दुल सिंह बीकानेर के। कौन थे? शार्दुल सिंह बीकानेर के थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने विलय पत्र पर राजस्थान के एकीकरण के समय हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? शार्दुल सिंह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न यह है कि एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो वो आपको याद रखना, अलवर के तेज सिंह थे। कौन थे? अलवर के
तेज सिंह। अगर एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले पूछे जाए तो तेज सिंह अलवर के, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पूछे जाए तो शार्दुल सिंह बीकानेर के। दोनों प्रश्न क्लियर हो गए? चलो लाइक कर दो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था उस समय 19 रियासत थी। उनके नाम भी आपको मैं बताऊंगा, किस रियासत को कौन से चरण में मिलाया गया था। और 3 हमारे ठिकाने थे। पहला ठिकाना था साथियों लावा, टोंक में पड़ता था, और नीमराना हमारा अलवर में, और तीसरा ठिकाना था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में, और एक था हमारा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। अब हम सबकी बात करेंगे। अब देखो, आपको मैं 19 रियासतों के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर ये 19 रियासतें हैं: मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, अलवर, अजमेर, आमेर, शाहपुरा, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। ये हमारी क्या थी? 19 रियासतें थी, इनका सबका एकीकरण किया गया था। तो ये आपको अब ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस रियासत को कौन से चरण में मिलाया गया था। चलिए, हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था साथियों 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और पहला चरण अब आता है हमारा। सबसे पहले चरण की तारीख आपको याद रखनी है, तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले चरण का नाम क्या रखा गया था वो इंपॉर्टेंट है। राजधानी कौन सी बनाई गई थी ये इंपॉर्टेंट है। रियासतें कौन कौन सी मिलाई थी प्रथम चरण में। राज प्रमुख कौन बनाए गए थे। प्रधानमंत्री कौन था। उद्घाटनकर्ता कौन था। और उसकी वार्षिक आय कितनी थी। ये सारी डिटेल्स आपको एक चरण में याद रखनी है। तो हम चलते हैं हमारे प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण साथियों ये हुआ था हमारा 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। और यहीं से हमारी एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत होती है 18 मार्च 1947 से। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, और क्लास को रेगुलर देखते रहें। अब देखेंगे आप लोग, इस पहले चरण में मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी। तो 4 रियासत आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी का मतलब हो गया आपका अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। बढ़ाओ, 4 रियासत हो गई ए, बी, सी, डी। अच्छा ट्रिक है ना। ए, बी, सी, डी का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 रियासतों को मिलकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को। इसे जो चरण थे, इस चरण के प्रमुख राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह थे। ये आपको याद रखना। पहले चरण में राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को। और इस चरण के उद्घाटनकर्ता याद रखना है। उद्घाटनकर्ता है हमारे एन.वी. गॉडविल। कौन है? एन.वी. गॉडविल। इस मत्स्य संघ की औसत वार्षिक आय साथियों 184 लाख रुपए थी। और इसकी जनसंख्या थी कितनी? याद बताओ। 1,83,00,000 18,37,000 18,37,994 के आसपास। अब देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बन गया भाई, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया? किसके सिफारिश पे रखा गया था? तो इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया था के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब आता है हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण ये कब हुआ था? इसकी तारीख है 25 मार्च 1948 को। और दूसरे चरण का नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। इस द्वितीय चरण के अंतर्गत साथियों 9 तो हमारी रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़, नाम था कुशलगढ़ ठिकाना, इनको मिलाया गया था। अब आपको ट्रिक में बता रहा हूँ कौन कौन सी रियासतें थी। ट्रिक है बाबू, झाड़ू, कीटो, प्रसाटो। ये तो हमारी 9 रियासतें हो गई। बाबू का मतलब हो गया बांसवाड़ा और बूंदी। झाड़ू का मतलब है झालावाड़, डूंगरपुर। कीको का मतलब किशनगढ़ और कोटा। प्रसाटो का मतलब प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। बताओ कितनी शानदार ट्रिक है। एक बार लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। और हमारा एक ठिकाना था कुशलगढ़। तो 9 हमारी रियासतें और एक हमारा ठिकाना कुशलगढ़। दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान। इतना याद हो गया। अब आपको ये 9 रियासतें याद रखनी है, बाबू, झाड़ू, कीटो, प्रसाटो। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है।
अब इस द्वितीय चरण के अंतर्गत राजधानी बनाया गया था साथियों कोटा को। किसको बनाया गया था? राजधानी कोटा को बनाया गया था और इस चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। जिसके राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? ये आपको याद रखना, भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए थे। ठीक है ना, भीम सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए थे और ये कोटा के शासक थे भीम सिंह। इसमें प्रधानमंत्री कौन था? इस द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री थे गोकुल अशोभा। कौन था? गोकुल ओसावा थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? एन.बी. गॉडविल ने। किसने किया था? एन.बी. गॉडविल ने। अब हम आते हैं हमारे, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और ये भी प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में। यानी कि ऐसा कौन सा शासक था, यानी कि ऐसा कौन सा शासक था कि जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ एकीकरण के समय। तो प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। कौन था? बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह, जिसने कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं बल्कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन किसका था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह का था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे चरण पर और तीसरे चरण की डेट याद रखनी है 18 अप्रैल 1948 को। और इस तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। इस तीसरे चरण के अंतर्गत हमारे केवल और केवल उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। किसको? उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। भाई दूसरा जो चरण था हमारा, उस दूसरे चरण में केवल उदयपुर रियासत को मिला करके तीसरा चरण का बनाया गया था। दूसरे चरण में क्या मिला दी? उदयपुर रियासत। तब क्या बना था हमारा? तीसरा चरण बना था, संयुक्त राजस्थान बना था। और राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को, और नाम था इसका संयुक्त राजस्थान। इस तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख थे भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री थे माणिकलाल वर्मा और इसके उद्घाटनकर्ता थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और इस चरण में साथियों याद रखना, इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 3.16 करोड़ और जनसंख्या थी इसकी 42,60,000 के आसपास। अब आपको एक और स्टेटमेंट मिलता है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह 20 लाख से अधिक लोगों के भाग्य का निर्माण अकेले नहीं कर सकते। यह कथन किसका है? माणिकलाल वर्मा का है। यानी माणिकलाल वर्मा ने कहा था कि भाई भूपाल सिंह अकेले ही हमारे इस मेवाड़ के 20 लाख लोगों का भाग्य नहीं बना सकते। क्लियर? अब आता है हमारा चौथा चरण। देखो यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता ऐसे। चौथा चरण का नाम था साथियों बृहद राजस्थान और ये तारीख याद रखनी है 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया था। और इसमें रियासतें कौन कौन सी मिलाई गई थी? तो आपको याद रखना है ट्रिपल जे और बी। ट्रिपल जे बी इसका मतलब हो गया आपका जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। याद रखना, ट्रिक आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ। 4 रियासतें इस चतुर्थ चरण में और मिलाई गई थी, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। और इसमें राजधानी बनाया गया था जयपुर को। किसको बनाया गया था? जयपुर को। और इस चरण का नाम था बृहद राजस्थान। तो प्रश्न बनता है साथियों, जयपुर को राजधानी कौन से चरण में बनाया गया था? बृहद राजस्थान में। कब बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब इसमें जो राज प्रमुख बनाए गए थे इस चौथे चरण में बृहद राजस्थान के, वो थे साथियों मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड थे जयपुर के शासक। और प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर? अब देखिए, अब आपको इस बृहद राजस्थान का जब गठन किया गया था चौथे चरण का, तो कुछ विभागों का और गठन किया गया था इसी चौथे चरण में। और वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? पी सत्यनारायण समिति की, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। नाम याद रखना, ये अटपटा नाम है। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इन चौथे चरणों में कुछ विभागों को बनाया गया कि भाई सबसे पहले आपको याद रखना है राजधानी जयपुर को बनाया था। हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया गया था? जोधपुर में बनाया गया था। और शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया गया था। कृषि विभाग हमारा भरतपुर में बनाया गया था। वन एवं सहकारी विभाग कोटा में बनाया गया था। खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर में बनाया गया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो राजस्थान में जितने भी विभाग बनाए गए थे साथियों, ये बृहद राजस्थान यानी चौथे चरण में बनाए गए थे और जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसलिए याद रखना, जयपुर को जब राजधानी बनाया गया था तो उस समय
30 मार्च की बात है 1949 में, और उसी दिन 30 मार्च को राजस्थान में प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को, और राजस्थान का स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर को। आगे हम बात करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। इस वजह से राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, नोट याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सोमनेश जोशी ने अपने रियासती नामक समाचार पत्र में इस घटना का पर्दाफाश कर दिया और बता दिया कि ये जोधपुर के शासक हनुमान सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी नेताओं को पता चला कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, हम हनुमंत सिंह को भारत में ही राजस्थान में ही मिलाएंगे। किस में मिलाएंगे? राजस्थान में मिलाएंगे। तो ये सोमनेश जोशी ने अपना एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था रियासती नामक पत्रिका, तो उसमें इसका पर्दाफाश कर दिया और पता चल गया सबको, और जोधपुर को राजस्थान में ही मिलना पड़ा। तो ये शासक आपको याद रखना हनुमंत सिंह थे। अब आता है हमारा पंचम चरण। अब देखिए, 5वें चरण में क्या क्या मिलाया गया था। तो देखिए, 5वां चरण था साथियों, ये 15 मई 1949 को। इसकी तारीख याद रखना, 15 मई 1949 को, और इसका नाम रखा गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। यानी कि जो हमारा तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, और चौथा चरण था हमारा बृहद राजस्थान, इन दोनों को मिला दिया गया था। किसमें? 5वें चरण में। दोनों को एक ही बना दिया था और नाम रखा गया था संयुक्त बृहद राजस्थान। क्लियर? ये आपको याद रखना है। और राजधानी थी उस समय जयपुर ही। राज प्रमुख हमारे मान सिंह सेकेंड ही रहे थे, ठीक है ना। और अब आपको नोट याद रखना है, भरतपुर और धौलपुर जो रियासत थी वो अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन ये शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इनको राजस्थान में मिला दिया। इंपॉर्टेंट है कि भाई भरतपुर और धौलपुर ये रियासतें संस्कृति और भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन किसने मना कर दिया? सिफारिश किसने की थी? शंकर देवराय समिति ने किया कि भाई इसको भी भरतपुर और धौलपुर को ही राजस्थान में मिलाओ, गलत कर रहे हैं ये लोग। तो इनकी सिफारिश पर इनको राजस्थान में मिलाया गया। उसके बाद 6वां चरण आता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, और इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ में याद रखना, राजधानी जयपुर रही थी, राज प्रमुख मान सिंह सेकेंड ही चलते आ रहे हैं। ओके। और इस 6वें चरण में अब आपको प्रश्न बनता है, इस 6वें चरण में सिर्फ और सिर्फ बिलोई, जो हमारा सिरोही जिला है, सिरोही रियासत थी, केवल उसका विलय किया गया था। सिरोही का ही विलय किया गया था बस। ओके, ये आपको याद रखना। और सिरोही में ये जगह और पड़ती है आबू और देलवाड़ा, इनको छोड़ दिया गया था। केवल सिरोही रियासत मिलाई गई थी, लेकिन आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं किया गया था। 6वें चरण में प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है, ये आपको याद रखना। प्रश्न पूछेगा कि सिरोही का विलय किस चरण में किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को 6वें चरण में किया गया था, लेकिन आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया था। ये सिरोही में ही पड़ते हैं, लेकिन आबू और देलवाड़ा इन 2 जगहों को छोड़ दिया गया था। क्लियर? 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सिरोही का विलय गुजरात में कर लिया था। देखो, जब हमारा 26 जनवरी 1950 से पहले राजस्थान संघ का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, ये जो हमारी सिरोही रियासत थी ये गुजरात में विलय कर ली थी। किसने? सरदार पटेल ने। लेकिन कुछ लोगों के कहने पर फिर दोबारा से इसको राजस्थान में लाया गया और सिरोही का विलय 6वें चरण में किया गया था। क्लियर? तो अब देखेंगे इसको राजस्थान में किसकी सिफारिश पर मिलाया गया था। बलवंत मेहता और गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया था कि भाई सिरोही का विलय राजस्थान में ही किया जाना चाहिए, तब किया गया था सिरोही का विलय राजस्थान में। और हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को एक पत्र भी लिखा था कि भाई सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है, हम बिना गोकुल भाई के राजस्थान नहीं चला सकते। तो इसका कहने का मतलब था, इस हीरालाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे हमारे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और इन्होंने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है, अगर गोकुल भाई भट्ट नहीं रहेंगे तो सिरोही भी नहीं रहेगा। इसलिए गोकुल भाई भट्ट जब राजस्थान में रहना चाहते हैं तो सिरोही को भी राजस्थान में विलय कीजिएगा। और गोकुल भाई भट्ट और बलवंत मेहता की सिफारिश पर इस सिरोही का विलय राजस्थान में पुनः किया गया, गुजरात से हटा करके। समझ में आ गया? अब आता है हमारा 7वां चरण।
अब देखेंगे 7वें चरण की तारीख याद रखनी है 1 नवंबर 1956 को, और इसमें नाम रखा गया था वर्तमान राजस्थान। अब वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया साथियों? 1 नवंबर 1956 को। इस चरण के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ मिलाई गई थी साथियों? एक तो आबू और देलवाड़ा को मिलाया गया था, जो 6वें चरण में छोड़ दिया गया था सिरोही के साथ से, तो उसको आबू और देलवाड़ा जो रह गए थे उनको 7वें चरण में मिलाया गया था। और हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी 7वें चरण में मिलाया गया था। इस चरण में मुख्यमंत्री पद की शुरुआत हुई थी साथियों, और मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया को, और राज्यपाल बनाया गया था गुरमुख निहाल सिंह को। आपको याद रखना है कि 7वें चरण आते आते ही राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया था। राज प्रमुख थे हमारे मान सिंह सेकंड, और राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था, और क्या बनाया गया था? राज्यपाल का पद बनाया गया था। क्लियर? और यहाँ से मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? प्रधानमंत्री का पद खत्म किया गया था और मुख्यमंत्री का पद बनाया गया था, और मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए, इस चरण में राज प्रमुख का पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद लागू किया गया था, और प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने थे। कौन बने थे प्रथम राज्यपाल? राजस्थान के गुरमुख निहाल सिंह। एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली, इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली, और इसके सदस्य कौन थे? सरदार पन्नीकर और थे इसमें। इस आयोग का कार्य क्या था कि भाई भाषा संबंधी जो समस्याएं थी उनका अध्ययन करके उनकी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार तक पहुंचाना। और इस आयोग के तहत में संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही संविधान में 7वां संशोधन किया गया था। और उस 7वें संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखना, संविधान के 7वें संशोधन के तहत में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था इसका विलय किया गया था 7वें चरण के अंदर। और क्या हुआ था साथियों? इस 7वें संविधान संशोधन में हुआ था कि जो झालावाड़ था हमारा राजस्थान में, झालावाड़ का सरोज गांव था, झालावाड़ का सरोज गांव था, वो मध्य प्रदेश में मिला दिया। और मध्य प्रदेश का एक गांव था मंदसौर, उस, ठीक है ना, मंदसौर मध्य प्रदेश का गांव था जिसका नाम था सुनेल टप्पा, उसको राजस्थान में मिला दिया, अदला बदली कर दी थी। यानी कि झालावाड़, देखो झालावाड़ का सरोज था, झालावाड़ का सरोज था, और एमपी का क्या था? एमपी का सुनेल टप्पा था, एमपी का सुनेल टप्पा। तो देखो सरोज को तो मिला दिया एमपी में, और सुनेल टप्पा को मिला दिया झालावाड़ में। ये किस में हुआ था? 7वें संविधान संशोधन में हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और 7वें संविधान संशोधन के तहत ही, 7वें संविधान संशोधन के तहत ही राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था, और राज्यपाल का पद 7वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था, जिसमें राज प्रमुख के पद पे कौन थे? हमारे पहले मान सिंह सेकंड, उस पद को खत्म किया और राज्यपाल का पद नियुक्त किया, जिसके प्रथम राज्यपाल बने थे गुरमुख निहाल सिंह। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है साथियों? ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को, क्योंकि मैंने जब इस एकीकरण की शुरुआत की थी तो बताया था कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? सरदार पटेल, और सचिव कौन थे? बीपी मेनन। इसीलिए एकीकरण की शुरुआत जो की थी इन दोनों व्यक्तियों ने की थी, और इस एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल और बीपी मेनन को जाता है। एक बार सभी लाइक कर दो जोर से, जय माता दी लिख दो। एकीकरण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, प्रथम चरण मत्स्य संघ बनाया गया, तो ये 18 मार्च 1948 से शुरू हुई थी, और ये 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया 7वें चरण में पूरी हो गई थी। तो कितना समय लगा आप लोग काउंट करके देखेंगे तो एकीकरण में कुल समय लगा था साथियों 8 साल 7 महीने और 14 दिन। ट्रिक क्या याद रखनी है? 8 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। वैसे 8 7 15 होते हैं हमारी गणित में, लेकिन जब एकीकरण पढ़ते हैं ना तो 8 7 14 होते हैं। ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, 8 7 14 होते हैं, इसलिए 8 साल 7 महीने और 14 दिन हमारे एकीकरण की प्रक्रिया में लगे थे। अब याद रखना आपको, हमारी सबसे बड़ी, आपसे सबसे प्राचीन अगर रियासत पूछा जाए तो कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, और सबसे नवीन रियासत थी हमारी झालावाड़। क्लियर? और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी मारवाड़, और सबसे छोटी थी हमारी क्षेत्रफल में शाहपुरा।
अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और सबसे छोटी रियासत थी जनसंख्या में शाहपुरा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जो मुसलमान रियासत थी तो याद रखना आपको टोंक थी। टोंक एक मुसलमान रियासत थी पूर्ण रूप से। और जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। तो आज आपका ये टॉपिक पूरा होता है। एकीकरण, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं दिया जाएगा। आप लोग याद रखना कि आपको ये नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करके अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा जिस तरीके से मेरा हुआ है। तैयारी करते रहें, रेगुलर क्लास लेते रहें और यूट्यूब पर आप लोग बने रहेंगे प्रतिदिन क्लास लेकर के, तभी जाकर के कुछ समझ में आएगा। और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ से बेटर कंटेंट आपको किसी कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाएगा, ना ही लिखाया जाएगा। तो साथियों, सब्सक्राइब जरूर करके रखें आप लोग। धन्यवाद।